अब जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, कीव ने एक अनोखा नया निशाना चुना है। वाइल्ड बेरीज ये रूस का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है, जो मूल रूप से रूस का Amazon है। 18 जुलाई से यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से इस ई कॉमर्स दिग्गज के लगभग 20 गोदामों पर बार बार हमला किया है। उनका दावा है कि ये लॉजिस्टिक सेंटर रूस की सेना का समर्थन कर रहे हैं, और इन हमलों ने रूस के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि वाइल्डबेरीज ऐसी कंपनी है जिससे आम रूसी लोग हर दिन ऑर्डर करते हैं। तो उस पर हमला करना एक सोचा समझा संदेश है। अब युद्ध सिर्फ फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं रहा, और रूसी रोजमर्रा की जिंदगी का कोई भी कोना अब पहुंच से बाहर नहीं है। ये ध्यान देना जरूरी है कि यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरियों के खिलाफ अपनी लंबी दूरी की ड्रोन मुहिम को व्यवस्थित रूप से तेज किया है। आर्थिक ढांचे, अब व्यवसायिक लॉजिस्टिक्स, ये सब देश के भीतर अधिक से अधिक अव्यवस्था फैलाने और पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए ही किया गया है। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर एला इटकिन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान के रूस कार्यक्रम में विजिटिंग रिसर्चर हैं। एला, वाइल्ड बेरीज जैसे टारगेट को निशाना बनाने के पीछे रणनीतिक सोच क्या है? शुभ संध्या। धन्यवाद नताशा। जैसा कि आपने कहा, वाइल्ड बेरीज देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है और यह क्रेमलिन और युद्ध प्रयासों से जुड़ा हुआ है। वाइल्ड बेरीज पर हमला एक व्यापक अभियान का हिस्सा माना जा सकता है, जो युद्ध से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। हाल के वर्षों में कंपनी सेना को सामान बेच रही है, मोर्चे पर पैसे दान कर रही है और अपने कुछ गोदामों को कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में रूसी सेना द्वारा इस्तेमाल करने की अनुमति दे रही है। तो इस दृष्टिकोण से कंपनी सिर्फ एक नागरिक व्यावसायिक संस्था नहीं है, बल्कि रूस की सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई है। दिलचस्प है। तो वाइल्ड बेरीज रूस का Amazon है। हम जानते हैं कि लाखों आम रूसी लोग इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं। इस पर हमला करना जानबूझकर युद्ध को लोगों के घरों तक लाने की कोशिश है। आप कह सकते हैं कि मॉस्को के लोग अब तक इस संघर्ष से काफी हद तक सुरक्षित रहे हैं। क्या ये रणनीति रूसी जनमत को वास्तव में बदलने में कितनी प्रभावी है, या आपको लगता है कि ये केवल राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देती है और लोगों को पुतिन के पीछे एकजुट करती है? देखिए, एक सत्तावादी देश में जनमत का आकलन करना हमेशा मुश्किल होता है। ये हमला राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये एक संदेश देता है कि युद्ध अब घर तक आ गया है। सीधे हताहतों की संख्या अपेक्षाकृत सीमित लगती है, लेकिन आर्थिक परिणाम कहीं अधिक व्यापक हैं। लगभग 2 लाख छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों ने इस हमले में अपना सामान खो दिया और मुआवजे की बहुत कम संभावना है। अगर हम बिगड़ती आर्थिक स्थिति और हमलों, सामान और पैसे के नुकसान को लेकर बढ़ती सार्वजनिक असंतोष को एक और गंभीर लामबंदी की संभावना के साथ जोड़ दें, तो मुझे लगता है कि ये कहना उचित होगा कि युद्ध के इस चरण में सिर्फ राष्ट्रवादी भावना अब शायद जनता के समर्थन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। क्या इन हमलों के पीछे कोई संगठित आर्थिक युद्ध रणनीति है? क्या आपको लगता है कि ये रूस की युद्ध को वित्त पोषित और बनाए रखने की क्षमता पर किसी भी मापनीय तरीके से असर कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसमें एक आर्थिक रणनीति है। पिछले 2 हफ्तों के हमलों से हुई आर्थिक क्षति पहले ही सैकड़ों अरब रूबल तक पहुंच चुकी है और ये संभावित रूप से खरबों तक पहुंच सकती है, खासकर जब और गोदाम जलते रहेंगे। इसका व्यापक आर्थिक असर हो सकता है, जिससे महंगाई और बढ़ेगी और रूस की पहले से ही कठिन आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। ये नुकसान सिर्फ वाइल्ड बेरीज तक ही सीमित नहीं है। इसका असर आखिरकार छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों पर भी पड़ता है। इसे तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हुए यूक्रेनी हमलों की एक श्रृंखला के साथ जोड़ने से। तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों ने रूसी अर्थव्यवस्था के पूरे क्षेत्रों पर गंभीर दबाव डाला है। ठीक है डॉक्टर एला एटकिन, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपका दृष्टिकोण सुनना बहुत दिलचस्प रहा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।